हेलो गाइस, दिस इज अभिमन्यु कुमार। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के जो डायग्राम है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब इस चैप्टर की एनसीईआरटी को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही इस चैप्टर के डायग्राम को भी अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे तभी आप बेनिफिट ले पाओगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू के फॉर्म में हमसे पूछे जाते हैं। तब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपका ओव्यूलेशन किस टाइम पर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले होता है मेंस्ट्रुअल फेज होता है, उसके बाद आपका क्या आता है फॉलिकुलर फेज, और फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम है प्रोलिफेरेटिव फेज। इसके बाद हमारे पास आता है ल्यूटल फेज जिसका दूसरा नाम क्या है सिक्रीटरी फेज। उसके बाद आपका जो है वो नेक्स्ट साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। तो अगर आप देखोगे ना तो ओव्यूलेशन यहाँ पर होता है, मतलब फॉलिकुलर या फिर प्रोलिफेरेटिव फेज के बाद में। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है एट दी मिड ऑफ सिक्रीटरी फेज, तो ये तो आपका नहीं है। जस्ट बिफोर एंड ऑफ सिक्रीटरी फेज, ये भी नहीं है। एंड ऑफ सिक्रीटरी फेज भी नहीं है। एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोलिफेरेटिव फेज, बिगिनिंग में नहीं है। एट द एंड ऑफ प्रोलिफेरेटिव फेज, बिल्कुल सही कि जो प्रोलिफेरेटिव के लास्ट में जा करके ना आपका क्या होता है ओव्यूलेशन देखने को मिलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो हम कह देंगे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आपको इसी टाइप से एमसीक्यूज करने होते हैं। अगर आप एमसीक्यूज में कुछ ऑप्शन को हटा पाते हो ना वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर आप दो ऑप्शन को भी हटा देते हो तो आपको प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है 50% आपका सही हो सकता है। इसलिए जो है अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को करोगे ना तो उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल रीग्रेस इनटू, कि ग्राफियन फॉलिकल जो है वो क्या चीज़ बन जाता है। ओव्यूलेशन तो हो गया, जैसे कि हमारे पास जो ओवरी होता है इसमें ओव्यूलेशन हो जाने के बाद जैसे मान लो यहाँ से ओव्यूलेशन हो गया तो जो ग्राफियन फॉलिकल है वो आपका बन जाता है क्या चीज़ कॉर्पस ल्यूटियम में। अगर आप एनसीईआरटी डायग्राम देखोगे ना ओवरी का, वहाँ पे आपको साफ साफ दिखाया गया है कि जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है ओव्यूलेशन होने के बाद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ए ह्यूमन फीमेल रीचेज मीनोपॉज अराउंड द एज ऑफ, कि मीनोपॉज का मतलब होता है ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाना, मतलब कि अब उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी भी होगा ही नहीं। वो आपका कहाँ पे होता है आपका बिल्कुल लास्ट में जाकर के 50 ईयर्स के अराउंड। एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है। तो 50 ईयर्स के अराउंड जो है आपका मीनोपॉज देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पेनिट्रेशन द एग मेम्ब्रेन। अगर हम स्पर्म के स्ट्रक्चर को बनाए तो शुरू में क्या होता है हेड होता है, और यहाँ पर आपका होता है क्या एक्रोसोम होता है, और यहाँ पे आपका जो होता है नेक होता है, और बाद में जो होता है इस तरह से आपका, और यहाँ पर जो आपका टेल आ जाता है। तो जो एक्रोसोम स्ट्रक्चर होता है ना यही स्ट्रक्चर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, पेनिट्रेशन इन द एग, मतलब एग के अंदर पेनिट्रेशन करने के लिए एक्रोसोम ही रिस्पॉन्सिबल है। तो एक्रोसोम किस में, ऑप्शन नंबर डी दैट इज एक्रोसोम आपका हो जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर के डायग्राम से ही बहुत ही सारे क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि इसका हर एक डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको हर एक डायग्राम को अच्छे से इस चैप्टर में तो जरूर करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि बिसाइड्स एक्टिवेटिंग द एग अनदर रोल ऑफ स्पर्म इज टू कैरी टू एग। मतलब कि एक क्या कि मान लो ये हमारे पास ये एग है और ये आपका जो है स्पर्म है। तो स्पर्म का एक फंक्शन तो क्या है कि जो एग को क्या कर लेता है वो एक्टिवेट करता है, और दूसरा फंक्शन हमसे पूछ रहा है कि आखिर स्पर्म का क्या फंक्शन है। तो स्पर्म का क्या फंक्शन होता है कि जो मेल पेरेंट्स होते हैं ना वहाँ से वो डीएनए को लाता है, ताकि वो डीएनए को ला करके वापस जो है वो डीएनए जो है वो थोड़ा एक्सचेंज हो सके जिससे कि वेरिएशन जनरेट हो। मतलब कि जो स्पर्म का काम क्या है आपका डीएनए को लाना। तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज डीएनए को जो है वो कैरी करता है कहाँ पर, एग के पास जो है वो डीएनए को भी लाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। तो स्पर्म जो होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, सेमनीफेरस ट्यूबुल से। तो जब सेमनीफेरस ट्यूबुल से स्पर्म रिलीज होता है उसी प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की डिलीवरी ऑफ डेवलप्ड फीटस इज साइंटिफिकली कॉल्ड, कि जब हम फीटस की डिलीवरी को हम क्या कहते हैं। मान लो जो बिल्कुल 9 मंथ हो गया, अब फीटस की जो वो डिलीवरी होने वाली है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। बिल्कुल लास्ट पेज में आप जाओगे ना तो वहाँ पे पार्चुरेशन के बारे में बताया गया है कि उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आता है कि द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब फीटस जो है वो मदर के अंदर ही वॉम में ही है, तो वहाँ पर आपको पूछ रहा है कि फीटस के अंदर जो हेयर का जो अपीयरेंस है ना वो किस मंथ में हमें देखने को मिलता है, कि हमसे मंथ पूछ रहा है। तो यहाँ पर हुआ है 4th मंथ, 5th, 6th या 3rd। एनसीईआरटी में जाओगे वहाँ पर लिखा हुआ है कि 5th मंथ वैसा मंथ है जिसमें कि जो फीटस के ऊपर जो है वो हेयर आने शुरू हो जाते हैं, उसके हेड पर जो है वो हेयर जो होते हैं वो थोड़े थोड़े जो है अपीयर होने शुरू होते हैं। वो कब होते हैं? वो 5th मंथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि यूरिन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ। मतलब कि लेडी अगर कोई प्रेग्नेंट है या नहीं है उसके लिए क्या किया जाता है? यूरिन टेस्ट करते हैं। तो यूरिन टेस्ट में आखिर हमें ऐसा क्या चीज़ मिलता है जिससे कि पता चल जाता है कि हाँ लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं है? तो उसके अंदर मिलता है HCG हार्मोन, क्योंकि HCG हार्मोन जो होता है वो प्लेसेंटा से सिक्रीट किया जाता है, और ये तभी होगा जबकि जो कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो हम कह देंगे कि जो ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो जब HCG हार्मोन उसके अंदर मिलता है यूरिन के अंदर, तभी वो जो है वो टेस्ट कर देता है कि हाँ भाई कोई भी लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट एन सिक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा। कि ह्यूमन प्लेसेंटा से कौन सा चीज़ इनमें से सिक्रीट नहीं किया जाता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना आप सीधा ध्यान करो कि जब आप इस टाइप के जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे उस समय जो दिया हुआ था कि हाँ भाई प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उस जगह पे और कौन कौन से हार्मोन के बारे में लिखा हुआ है। तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक HCG है, HPL है। HPL हमारे पास आ जाता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन, उसके अलावा साथ ही एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, ये सारे के सारे जो होते हैं वो प्लेसेंटा से सिक्रीट किए जाते हैं। लेकिन जो प्रोलैक्टिन है ये प्लेसेंटा से सिक्रीट नहीं होते हैं, बल्कि ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है, जो कि 11th में लिखा हुआ है। 11th में जो आपका जो है लास्ट चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है। साथ ही 12th में भी आपका जो है ये लिखा हुआ है कि प्रोलैक्टिन जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ना कि प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 दिस सॉलिड मास ऑफ 8 to 16 सेल फॉर्म्ड फ्रॉम जायगोट आफ्टर सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड। जब माइटोटिक डिवीजन होता है आपका क्या बन जाता है? जायगोट। जायगोट बनने के बाद जब ये 8 सेल स्टेज या फिर 16 सेल स्टेज में चला जाता है ना इस तरह से, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? मतलब इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तो इस स्ट्रक्चर का नाम होता है मोरूला। फिर मोरूला के बाद आपके जो है वो ब्लास्टोसिस्ट वगैरह जो है वो आपके बनते हैं। तो यहाँ पे आप मोरूला कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर C, दैट इज जो 8 to 16 सेल है उसको हम क्या कहते हैं? मोरूला कहा जाता है। ठीक है, तो ये टर्म को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसमें जो टर्म की ही मेन वैल्यू है कि क्या जो टर्म है वो किस चीज़ के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि क्लीवेज डिफर्स फ्रॉम माइटोसिस इन लैकिंग। अब देखो एक तो होता है माइटोसिस और एक होता है क्लीवेज। क्लीवेज हमें देखने को मिलता है किसके अंदर? जो जायगोट होता है ना उसके अंदर जो हमें क्या देखने को मिलता है? क्लीवेज देखने को मिलता है। लेकिन क्लीवेज माइटोसिस से अलग क्यों है? तो क्लीवेज क्या होता है? मान लो ये एक सेल है ना, ये सीधा ब्रेक हो जाएगा और इसी साइज का क्या होगा? 2 सेल आपके जो है वो बन जाएंगे। इसी के जो है वो 2 सेल इस तरह से आपके बन जाते हैं। और माइटोसिस में क्या होता है? मान लो ये एक सेल है, पहले क्या करेगा? ये ग्रो करेगा, ग्रो करके अपने साइज को बढ़ा लेगा, बढ़ाने के बाद उसके बाद ये जो है वो 2 सेल में आपका जो है वो डिवाइड होगा। ये होता है माइटोसिस। और क्लीवेज डायरेक्ट ही एक सेल में जो वो कट लगता है और वो 2 टुकड़े में बट जाता है, उसके बाद फिर से क्लीवेज करना होगा तो वापस ऐसे क्लीवेज कर दिया जाएगा। मतलब कि क्लीवेज के अंदर ना ग्रोथ नहीं हो रहा, मतलब ग्रोथ फेज जो है ना, ये वाला फेज ग्रोथ फेज, ये चीज़ क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो हम कह देंगे कि ग्रोथ फेज जो है वो क्लीवेज में नहीं होता है। लेकिन माइटोसिस के अंदर पहले ग्रो होगा, कोई भी सेल है वो पहले अपने साइज को बढ़ाएगा, ग्रो करेगा, उसके बाद डिवाइड करता है। तो वो होता है आपका क्या? माइटोसिस। और क्लीवेज जो होता है वो डायरेक्ट ही डिवाइड कर जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 दिस सेक्स ऑफ द फीटस विल बी डिसाइडेड बाय। कि जो फीटस का जो सेक्स है वो किस तरह से डिसाइड किया जाता है? आपको पता है कि फीमेल के अंदर क्या होता है? XX, मेल के अंदर होता है XY। मतलब कोई भी अगर एग बनेगा उसमें हमेशा X ही मिलेगा। मतलब कि जो फीटस का जो सेक्स है वो इस बात पर डिटरमाइन करेगा कि आखिर मेल गेमिट कौन सा है। अगर X वाला आता है तो XX बन जाएगा और Y वाला आएगा तो XY बन जाएगा। तो ये किस चीज़ से होता है? फर्टिलाइजेशन बाय मेल गेमिट। कि मेल गेमिट जो होता है वो यही डिसाइड करता है कि फीटस का सेक्स क्या होगा। आपका जो है वो फीटस जो है वो मेल होने वाला है फिर फीमेल, वो डिसाइड किया जाता है मेल गेमिट के द्वारा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, लेयर ऑफ एन ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है ना, आप इस चीज को ध्यान रखो कि आपसे पूछ क्या रहा है, कि आउटसाइड टू इनसाइड पूछ रहा है या फिर इनसाइड टू आउटसाइड पूछ रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, आउटसाइड टू इनसाइड। तो आउटसाइड में सबसे पहले क्या होता है, कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा होता है। कोरोना रेडिएटा के बाद हमारे पास आता है जोना पेलोसिडा की सेल, और उसके बाद आपका आता है पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन। तो ये आपका आ गया कोरोना रेडिएटा। तो सबसे पहले क्या आ गया, कोरोना रेडिएटा। तो एक ही ऑप्शन है, हम इसे डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो, लेकिन अगर आप देखोगे तो कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेलोसिडा, फिर विटलाइन मेम्ब्रेन या फिर पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन या पेरीविटलाइन स्पेस, सब कुछ इसे कहा जाता है। तो आपका आ गया थर्ड नंबर पे, सबसे इनसाइड में क्या होता है, विटलाइन मेम्ब्रेन। तो ये होगा आपका कोरोना रेडिएटा। ये वाला जो मेम्ब्रेन है जोना पेलोसिडा, और ये वाला जो है वो विटलाइन मेम्ब्रेन हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज रिलीज फ्रॉम ओवरी। ओवरी से क्या चीज रिलीज किया जाता है। अगर देखते हो ना तो हमेशा लिखा जाता है कि ओवम रिलीज बाय ओवरी, ओवम रिलीज बाय ओवरी। तो इस तरह से डायरेक्ट ओवम जो होता है ना वो रिलीज नहीं होता, उस चीज को हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। इस चीज को बहुत ही अच्छे से पॉइंट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई oogonia होता है या क्या होता है, इस तरह से लगा। अगर जो इसमें ओवम लिखा रहेगा ना तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या कर देंगे, डायरेक्ट ओवम पर टिक कर देंगे। लेकिन जो रिलीज होता है ना ओवरी से, वो आखिरकार होता है आपका सेकेंडरी oocyte, ना कि ओवम या फिर ओवरी। इस तरह से नहीं होता है, बल्कि सेकेंडरी oocyte होता है। तो इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ इज oogenesis इनिशिएटेड इन ए ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल में oogenesis कब शुरू होता है। तो ह्यूमन अगर मेल की बात करें तो वो तो होता है प्यूबर्टी के दौरान। जो मेल में आपका जो गैमेटोजेनेसिस वगैरह होता है वो होता है कब, आपके प्यूबर्टी में। लेकिन फीमेल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोनिक समय पर ही oogenesis शुरू हो जाता है। तो हम कह देंगे कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही ह्यूमन फीमेल के अंदर जो है वो oogenesis इनिशिएट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द एक्चुअल जेनेटिक पार्ट ऑफ स्पर्म। कि स्पर्म का जो एक्चुअल जेनेटिक पार्ट है, मतलब जो डीएनए की बात कर रहा है ना, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो वो प्रेजेंट होता है बिल्कुल जस्ट हेड में। जैसे मैंने बनाया था, ये हेड होता है, फिर ऊपर जो होता है वो एक्रोसोम लगा होता है। तो इसी के अंदर जो होता है आपका डीएनए पाया जाता है। तो हम कह देंगे कि हेड के अंदर ही क्या होता है, आपका एक्चुअल जेनेटिक पार्ट जो है वो हेड के अंदर ही आपका मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सेल इन द मेल गोनाड्स रिप्रेजेंट हैप्लॉइड सेल। कि इनमें से कौन सा हैप्लॉइड सेल है। तो एनसीईआरटी में एक स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो वहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद आपका है कौन सा आ गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो जो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं ये होते हैं 2n, और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है ये होता है n। मतलब ये होता है हमारा क्या, हैप्लॉइड सेल। और जो स्पर्मेटोगोनिया हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं ये हमारे पास होते हैं 2n, दैट इज डिप्लॉइड। तो हमारे यहाँ पर आ गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय। कि अगर आप देखोगे एक तो स्पर्म होता है, लेकिन सीमेन में आपका तो स्पर्म के साथ साथ कुछ लिक्विड पार्ट भी होता है। तो वो जो फ्लूइडिटी पार्ट होता है वो आखिरकार किसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो मेल के अंदर 3 ग्लैंड होते हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड जो होते हैं वो फ्लूइड पार्ट में जो है वो हेल्प करते हैं, जो कि कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो 1, 2 एंड 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेमिनल वेसिकल हो गया हमारे पास, प्रोस्टेट हो गया और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो फ्लूइडिटी पार्ट में जो है वो कंट्रीब्यूशन देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है कि आफ्टर बर्थ कोलेस्ट्रम इज रिलीज्ड फ्रॉम मेमरी ग्लैंड विच इज रिच इन। कि जो मेमरी ग्लैंड से जो कोलेस्ट्रम निकलता है, मतलब कि पहला गाढ़ा दूध निकलता है येलो कलर का, वो किस चीज़ में रिच होता है। तो वो होता है प्रोटीन में, एंटीबॉडीज में, और उसमें कुछ फैट होते हैं लेकिन कम मात्रा में फैट होते हैं। तो हमारे पास आ गया प्रोटीन, तो प्रोटीन इसमें भी है, एंटीबॉडीज और लो इन फैट। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में लो इन एंटीबॉडीज है, तो ये तो नहीं होगा। एंटीबॉडीज पूरी होती हैं लेकिन फैट जो होता है वो कम होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि स्पॉट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विच रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कि आपको इसमें से 4 चीज दिया हुआ है, रेटिटेस्टिस, एपिडिडाइमिस और वासा प्रिंसिया और इस्थमस। मतलब इनमें से कौन सा बिल्कुल अलग लग रहा है। तो मैं बता दूं आपको कि जो स्पर्म का जो आपका जो ट्रेवल करता है वो कैसे होता है, रेटिटेस्टिस, वासा प्रिंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। तो जो 3 है, रेटिटेस्टिस, वासा प्रिंसिया, एपिडिडाइमिस, इसी के थ्रू होकर के जाता है। तो ये तीनों तो लगभग एक ही हैं,
लेकिन इस्थमस जो है इसमें थोड़ा सा अलग पोर्शन लग रहा है, तो हम कह दें कि ओड वन क्या हमारे पास हो गया, इस्थमस। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कि इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन, की ह्यूमन एडल्ट में फीमेल ऑक्सीटोसिन मतलब क्या, तो अब चारों ऑप्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे। स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू सीक्रेट वैसोप्रेसिन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कॉज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, बिल्कुल सही। अगर आप वहां पर जाओगे तो आपका जो पार्चुरेशन वाले पोर्शन में लिखा हुआ है कि जब पार्चुरेशन के समय क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जिससे कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है तो और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जिससे कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है और फिर फाइनली जो है वो बेबी जो होता है वो बाहर आ जाता है। तो हम इसमें कह देंगे कि कॉज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ये हो गया ऑक्सीटोसिन का फंक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन, कि जो सेमिनल प्लाज्मा है वो किस चीज में रिच है, तो सेमिनल प्लाज्मा रिच होता है फ्रुक्टोज में, और उसका साथ आपके कैल्शियम होता है, उसमें सर्टेन एंजाइम भी आपके पाए जाते हैं। तो जैसे हो गया फ्रुक्टोज, कैल्शियम बट नो एंजाइम, नहीं उसमें कुछ एंजाइम भी आपके पाए जाते हैं। तो जैसे हमारा आपका यहाँ पर है फ्रुक्टोज सर्टेन एंजाइम बट पुअर इन कैल्शियम, नहीं नो कैल्शियम ऐसा भी नहीं है। फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, बिल्कुल सही हमारे पास ये है कि थोड़ा फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम भी उसमें पाए जाते हैं किसके अंदर, सेमिनल प्लाज्मा के अंदर। तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर डी दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है कि सर्टोली सेल आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन, तो हार्मोन का दो हमारे पास होता है, एक होता है एलएच और एक होता है आपका एफएसएच। तो दोनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। एलएच जो होता है वो कहाँ फंक्शन करता है, लीडिंग सेल के ऊपर, एलएच करता है लीडिंग सेल के ऊपर और एफएसएच करता है सर्टोली सेल के ऊपर। तो आप इसे याद भी कर सकते हो, एलएच एल से शुरू है और लीडिंग सेल भी एल से शुरू है, तो एलएच हो गया लीडिंग सेल पर और एफएसएच किस पे हो गया, जो दूसरा बच गया दैट इज सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल को कौन रेगुलेट करता है, दैट इज एफएसएच। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 की टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम विच इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस इज ऑलवेज, मतलब जो आपके बॉडी टेम्परेचर से कितना कम होता है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 2 to 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम होना चाहिए। तो इसमें 2 तो ऑप्शन में है, 3 नहीं है, तो हम कह देंगे कि ऑप्शन नंबर ए दैट इज करेक्ट। लेकिन अगर 3 डिग्री रहता और 2 नहीं रहता तो हम 3 डिग्री को टिक कर देते हैं, पर अगर दोनों ऑप्शन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस एक साथ दिया होगा, या फिर रेंज में आपको दिया जा सकता है कि 2 to 3 डिग्री सेल्सियस, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 की मोरुला इज ए डेवलपमेंट स्टेज, की मोरुला जो होता है कौन सा स्टेज होता है। तो सबसे पहले आपका क्या बनता है, जायगोट, फिर आपका बनता है मोरुला, फिर आपका बनता है ब्लास्टोसिस्ट। तो इस तरह से जो आपका बनता है। तो अगर हम देखते हैं मोरुला के बारे में पूछ रहा है, बिटवीन द जायगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, बिल्कुल सही। मोरुला किसके बीच में, जायगोट और ब्लास्टोसिस्ट में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। इसमें बिटवीन ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्ट्रोला ऐसा नहीं है। आफ्टर इम्प्लांटेशन बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हमें ऑलरेडी करेक्ट मिल गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 की विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोजोम, मतलब हमसे एक तरह से हैप्लोइड सेल भी पूछ रहा है। तो हम ऑलरेडी पीछे करके आए हैं कि जो सेकेंडरी oocyte है ना, ये आपका कैसा होता है, हैप्लोइड होता है, और हैप्लोइड में ही कितने क्रोमोजोम पाए जाएंगे, आपके 23 क्रोमोजोम पाए जाएंगे। जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ये आपका होता है 2n, जायगोट भी होता है 2n, और oogonia भी आपका कैसा होता है 2n, लेकिन सेकेंडरी oocyte होता है आपका n। तो हम कह देंगे कि सेकेंडरी oocyte में ही आपके कितने क्रोमोजोम पाए जाएंगे, 23 क्रोमोजोम मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 की आइडेंटिफाई द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, अब इसमें भी ओड वन हमें निकालना है। जैसे हो गया लेबिया माइनोरा, फेमरी, इनफंडिबुलम और इस्थमस, तो ये तीनों तो एक ही जगह रहते हैं, लेकिन जो लेबिया माइनोरा है ना, ये होता है आपका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पार्ट होता है, और ये तीनों जो होते हैं वो आपके इंटरनली पाए जाते हैं। तो ये जो है आपका बिल्कुल ओड है, मतलब ये इन चारों में जो सबसे अलग है वो आपका कौन सा है, लेबिया माइनोरा है, क्योंकि ये आपका जो होता है वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 द न्यूट्रिटिव सेल फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में कौन सा ऐसा सेल है जो न्यूट्रिटिव होता है, जिससे कि जो स्पर्म जो होता है वो उससे न्यूट्रिशन लेकर के और अपना जो है वो ग्रोथ भी करवाता है। तो वो आपका किस में होता है, सर्टोली सेल। अगर आप उसमें स्ट्रक्चर भी देखोगे ना, तो इसमें आपका इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सबसे पहले है आपके जो है स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और बीच में सर्टोली सेल है, जिससे कि आपको जो है स्पर्म जो है वो इस तरह से एम्बेडेड जो है आपको दिखता है। तो हम कह देते हैं कि जो सर्टोली सेल है ये आपका एक तरह से न्यूट्रिटिव सेल होता है, जो कि स्पर्म जो है इससे न्यूट्रिशन लेता है।
नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 की स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द फीटस टू प्लेसेंटा, कि प्लेसेंटा और फीटस में कौन सा जो ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्टिंग करता है। तो जो अम्बिलिकल कोड होता है, आपको पता भी होगा कि अम्बिलिकल कोड जो होता है यही जो है फीटस और प्लेसेंटा के बीच में कनेक्शन का काम करता है। ये तीनों ऐसा कुछ नहीं करते हैं, तो आपका सिंपल आ जाएगा दैट इज अम्बिलिकल कोड। ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। लेकिन लास्ट में जाते हुए मैं जरूर बोलूंगा एनसीईआरटी 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 आपको जरूर पढ़ना है। 2 बार 3 बार जितने बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना ही बेनिफिट आपको करने वाला है, इसलिए आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आप जितने भी चैप्टर आ रहे हैं जैसे कि 3 और 2 5 चैप्टर जो है वो टर्म 1 में आ रहे हैं, अगर आप पांचों चैप्टर के एनसीईआरटी को 2 से 3 बार पढ़ लेते हो ना, मैं आपको 100% कहता हूं कि आप प्यार से 90% प्लस मार्क्स ला रहे होगे या फिर उससे भी ज्यादा ला रहे होगे। क्योंकि अगर आप पेपर में देखोगे 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन से रहने वाला है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आप कहोगे कि भैया ये तो एनसीईआरटी से बाहर आ गया। सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आने वाले हैं, इसलिए आपको जो है एनसीईआरटी जरूर से जरूर पढ़ना है। बस मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें।